हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 दहन और ज्वाला तथा चीज़ों का जलना। अब हम लोग दहन में इसमें क्या पढ़ेंगे, कोई वस्तु कैसे जलता है, उसे जलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, और जलने के बाद हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला। आपने अक्सर देखा होगा कुछ पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। अत्यधिक ज्वलनशील में क्या होते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, कागज वगैरह, जो कुछ पदार्थों कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थों को जलाना संभव ही नहीं होता। इसकी जांच करने के लिए हम लोग पुआल ले लें, माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित करेंगे और क्या करेंगे कि अपने शिक्षक महोदय के देख रहे हैं, खुद भी कर सकते हैं इसको। इन पदार्थों को करके जलाएंगे। यदि पदार्थ जलता है तो क्या है, दहन, और नहीं जलता है तो अदहन। इसे इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, जो पदार्थ आसानी से जलने के बाद उसका प्रदान करो उसे हम दाह पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ ना जले उसे हम अदाह पदार्थ कहते हैं। अब ये कॉलम है, ये कॉलम को तो आप लोग अपने से खुद भी घर पे भर सकते हैं। जैसे दाह पदार्थ जलता है, दाह पदार्थ का कॉलम में क्या कीजिए, माचिस का तिल्ली डाल दीजिए, मिट्टी का तेल, कागज का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, सब दाह। इसमें क्या डालिएगा, इसमें डाल दीजिए आप लोग पत्थर का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा या मिट्टी। ये सब क्या जलता नहीं है, तो ये सब क्या है, अदह है। अब हम आगे पढ़ेंगे पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से भी किसी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता, आइए पता करें। देखिए, पहले के ज़माने में जो आदि मानव होते थे वो किसी भी वस्तु को किस तरह से जलाते थे, तो पत्थर को आपस में रगड़ते थे। उससे क्या होता था कि जो चिंगारी निकलते थे उनसे सूखे घासों को जलाते थे और उनसे आग लगाते थे। तो आगे पेज नंबर 2 में देखेंगे, अब क्रियाकलाप 1 में लिखते हैं, आपने आसपास के 2 पत्थर को उठाइए और कसकर आपस में रगड़ने का और छूकर देखिए कैसा लगा। अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में जोर से एक दूसरे से रगड़ेंगे तो चिंगारी से निकलती है दिखाई देगी। रात के अंधेरे में ऐसा घर पर करके देखिए, लेकिन हाँ जरा सावधानी से करिएगा, क्योंकि जो पत्थर रगड़ जाएगा उसके आसपास में कोई दहनशील पदार्थ ना हो, जैसे पेट्रोल या गैस वगैरह ना हो, नहीं तो क्या होगा, बहुत तेजी से आग पकड़ेगा, जिससे क्या हो कि जान माल की क्षति हो सकती है। किसी ऐसे दिन जब धूप निकली हुई हो, एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित कीजिए। थोड़ा देर में कागज को छू के देखिए। देखिए हैंड लेंस इस तरह का होता है, ये देखिए आप लोग, ये है तो आपका हैंड लेंस है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें थोड़ा सा छोटा होता है। ऐसा करने से क्या होता है, कागज थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, और जब ऐसा ज़्यादा देर तक रखे रहिएगा तो क्या होगा ना कि फिर कागज में आग पकड़ लेता है। क्या महसूस हुआ? हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर पकड़े रहिए। ऐसा करने से क्या हुआ, इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। जलने से पहले आसानी से कागज गर्म होता है, उसके बाद आग पकड़ता है। किसी चीज़ को जलने के लिए हमें ऊष्मा या गर्मी की जरूरत होती है। असल में जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। कोई वस्तु कब जलता है, जब उसका तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंचता है तो वो जलने लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जल जाती? क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी आसानी से कोई काठ
यानी लकड़ी का टुकड़ा भी जल जाएगा? तो नहीं, क्योंकि कागज का टुकड़ा का सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा का सतह का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। अब इसमें देखिए कि एक क्वेश्चन है कि देखिए, जब वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ये आप लोग अपने कॉपी में अवश्य नोट कीजिएगा कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। इसे किसी भी हाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा तो वह नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तथा गर्म करना पड़ता है, कम ताप, और किसी का ज्यादा तापमान। तब पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्राकृतिक पर निर्भर करता है। गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेते हैं, जिसे पूरा जंगल आग के लपेट में आ जाता है, जिसे ज्वलन कहते हैं, ज्वानल कहते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि ज्वानल किसे कहते हैं, जिसे लिखिएगा। गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर पूरा जंगल आग के लपेट में आ जाता है, जिसे ज्वानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तिल्ली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? अब देखिए, पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत तेजी से आग पकड़ता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जबकि उसके अपेक्षा किरोसिन तेल या मिट्टी तेल उतना जल्दी आग नहीं पकड़ता, क्योंकि उसका ज्वलन ताप पेट्रोल की अपेक्षा अधिक होता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, ये नोट कीजिएगा। जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो तेजी से पकड़ेगा, और जिसका ज्वलन ताप अधिक होगा वो आग थोड़ा सा देर से पकड़ेगा उस पदार्थ की अपेक्षा। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर भी जल उठता है, इसीलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। जलने के लिए और क्या चाहिए? जलने के लिए हमें 3 चीजों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है: ज्वलन ताप, दहनशील पदार्थ और ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज पढ़ना है जलने के लिए। हमने जाना कि जलने के लिए आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? आइए पता करते हैं। क्रियाकलाप 2। आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए तथा अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढकते हैं तब उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है। उस समय जार को हटा लीजिए। क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला पहले की तरह हो गई। क्या इससे पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा होना आवश्यक है? देखिए, अब ये है मोमबत्ती, जलाने की कोशिश किया जाएगा। अब क्या होता है कि जब मोमबत्ती के ऊपर किसी जार से या किसी चीज से ढकते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जब तक ऑक्सीजन होता है तब तक तो वो जलता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऑक्सीजन खत्म होते जाता है उसकी लौ धीमी पड़ती जाती है और वो फिर बुझ
बुझ जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। पिछली कक्षा में आपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। उस प्रयोग को पुनः पढ़ें, आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलाने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस सहायक होता है। अब एक काम कीजिए, क्रियाकलाप 3 करते हैं, इसको आप घर पे करके देख सकते हैं। एक कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। कागज की कटोरी लीजिए या फिर बाजार में मिलने वाला कप होता है जो कागज का होता है, उसको ले लीजिए। आप क्या कीजिएगा कि आप इनको ले करके, आप जानते हैं कागज की कटोरी में पानी को गर्म किया जा सकता है, इसके लिए कागज की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कागज जल जाता है। अब आप उस कटोरी को बनाइए और उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ को ऊपर ले जाइए। क्या कागज की कटोरी जलने लगी? कागज की कटोरी नहीं जलती। क्या आप पाते हैं कागज की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता और कागज जलने से बच जाता है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कागज की कटोरी में पानी डालते हैं तो क्या होता है ना कि मोमबत्ती का जो लौ है वो कागज पर पड़ता है, तो पानी क्या होता है कागज को ठंडा किए रहता है, जिससे कागज उस ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर वो जल सके। अब किसी भी चीज़ को हम पढ़ें कि जलने के लिए क्या चाहिए, उसको ज्वलन ताप। जब तक वो उस ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो नहीं जलेगा। अब क्या होता है कि जो मोमबत्ती का जो ऊष्मा होता है, मोमबत्ती का ऊष्मा जो कागज की कटोरी तक जाता है, वो कागज की कटोरी से ट्रांसफर हो जाता है पानी में। तो क्या होता है, पानी कागज की कटोरी को ठंडा रखता है। तो जब तक पानी कागज की कटोरी में भरा रहेगा तब तक कागज की कटोरी नहीं जल जाएगा। इसके लिए आप घर पर कागज की कटोरी बना सकते हैं, फिर कागज का जो गिलास होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा, क्या देखें, देखते हैं। लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। अब देखिए, गांव के लोग तो अक्सर हर कोई चूल्हा देखा होगा। केरोसिन वाला स्टोव में एक छिद्रकार लोहे का गोलाकार रचना होती है, जिससे होकर हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करती है। गैस स्टोव के बर्नर में कोई छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलने में मदद करता है। देखिए, अब इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि कुछ जगह खाली छोड़ा गया है। अब खाली जगह क्यों छोड़ा गया है? तो खाली जगह इसलिए छोड़ा गया है कि उन खाली जगहों से हवा आ सके, और हवा आएगा तो हवा के साथ ऑक्सीजन आएगा, और आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायक होता है। तो देखिए, गैस स्टोव का बर्नर है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तब क्या होता है कि कुछ छिद्रों से तो गैस आता है और कुछ छिद्रों से हवा आती है, जिससे कि वो गैस को जलाने में मदद करता है। और हवा जितना ज़्यादा प्रवेश करेगा उन जगहों पर, उतना अच्छी तरीके से ईंधन जलेगा और क्या होगा, धुआं कम होगा। अब ईंधन कम मात्रा में ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करेगा। अब देखिए, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरणों से समझा जा सकता है। साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। क्या? ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और हवा की जरूरत। ये तीनों चीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और हवा की जरूरत। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में माचिस की तिल्ली एवं लकड़ी
इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसके क्या क्या कारण हैं? इसके दो कारण हैं। ठंडे में वातावरण में ताप कम होता है और नमी रहती है, बरसात में नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है, वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तिल्ली या गोईठा, गोईठा जो उपला जिसे कहते हैं, आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावन नम हो तो जलने में कठिनाई होती है। गोईठा लकड़ी भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। देखिए अब क्या होता है, जब इसमें नमी आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा पानी की मात्रा आ जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि इसको जलने के लिए इसका ज्वलन ताप बढ़ाना पड़ता है। अब हम देखेंगे माचिस की कहानी। माचिस का आविष्कार कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि पुराने समय में चकमक पत्थर वो आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। माचिस बनाने का प्रयास पहले सन 1680 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़े पर सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने पर कागज में आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान में आग पकड़ लेता है, इस कारण यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह से माचिस काफ़ी खतरनाक थी। माचिस का जो स्वरूप आज है, उसको बनाने की शुरुआत 1845 में लाल फास्फोरस का आविष्कार के बाद हुई। अक्सर पूछा जाता है कि माचिस के डिब्बे पर, माचिस की तिल्ली में क्या लगा होता है, तो लाल फास्फोरस आप सवाल देगा। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता, बल्कि रगड़ने पर पकड़ता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं, तिलियों पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोराइड होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तिलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती है। देखिए डिब्बी पर क्या लगा होता है, लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, और तिलियों पर क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा कि माचिस की तिल्ली पर क्या लगा होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड, और माचिस के डिब्बी पर क्या लगा होता है, तो लाल फास्फोरस और सल्फर। पर आपने नहीं देखा जलती, इसलिए खतरनाक नहीं होती। यह अपने आप नहीं जलती है, इसलिए खतरनाक नहीं होती है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 ईस्वी में स्वीडन में बनाई थी। याद रखिएगा ये। अब मोमबत्ती का इतिहास हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी हुई है। आइए इसी माध्यम से मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। माइकल फैराडे जो महान वैज्ञानिक थे, ध्यान दीजिएगा, माइकल फैराडे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह पर भाषण देते थे तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। सन 1860 ईस्वी में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश है मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी की छत्ते से भी निकाली जाती है। देखिए आजकल जो हम लोग मोमबत्ती देखते हैं, वो मोमबत्ती है जो मधुमक्खी की छत्ते का नहीं होता, बल्कि वो होता है तेल शोधक कारखानों से जो मोम प्राप्त होता है, वो उससे हमें मोमबत्ती बनाई जाती है।
क्रूड ऑयल से मोम प्राप्त होता है। जैसे कि क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, मिट्टी का तेल, डीजल तेल, वैक्स प्राप्त होता है, उसी तरह से मोम प्राप्त होता है। अब मोमबत्ती में क्या होता है, इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम क्या पड़ा, मोमबत्ती। बत्ती पर भी थोड़ा मोम लगा होता है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगती है। पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जल वाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया कि आप भी कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए और शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर ज्वाला बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर देखिए क्या देता है, चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो ये इसका रंग जो होता है दूधिया हो जाता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। देखिए आप लोग शायद पिछले कक्षा 7 में पढ़े होंगे कि जब भी चूना पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो चूने पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अब मोमबत्ती से जो निकलने वाली जो धुआं होता है, गैस होता है, उसको क्या है, चूना पानी में अगर प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूदगी होने के कारण क्या होता है, चूना पानी का रंग दूधिया हो जाता है। अब क्रियाकलाप 4 देखते हैं हम। आपने दिए में तेल से भूनी बाती को देखी होगी। रुई में तेल से ऊपर आता जाता रहता है और जलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोमबत्ती में ऊपर की ओर चढ़ती है। अब आप कह सकते हैं क्या मोमबत्ती में वही पिघली हुई मोम जलती है, तो हाँ, लेकिन जो पिघली हुई मोम है सो जलेगी। एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए और दूसरी ओर जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या हुआ, अवलोकन कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर में जो सफेद धुआं होता है, निकलता है, यह असल में जलता है, यानी मोमबत्ती में मोम की जलवाष्प जलती है। और आइए एक और प्रयोग से इसका अनुमान पुष्टि कीजिए। अब देखिए, मान के चलिए कि एक मोमबत्ती है, इसको इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ गया मोमबत्ती, देख लेते हैं।
चलिए मोमबत्ती तो नहीं मिला इसमें, होगा भी तो हमें पता नहीं चला। अब मान के चलिए कि एक मोमबत्ती है, लीजिए मोमबत्ती है, अब ये मोमबत्ती की ज्वाला है। अब जब ये जलेगा तो इससे यकीनन है कि धुआं निकलेगा, और जैसे से जो सफ़ेद सफ़ेद जो धुआं निकलता है वो होता है हाइड्रोजन, क्योंकि मोमबत्ती मोम और कार्बन से मिलकर के बना होता है। तो जलने के बाद जो हाइड्रोजन जब निकलता है तो इस पर अगर आप सफ़ेद यहाँ पर अगर माचिस के तिल्ली लेके जाइएगा ना जलता हुआ, और मोमबत्ती बुझा करके तुरंत तब यहाँ पर माचिस के तिल्ली लेके जाइएगा तो ये हाइड्रोजन पहले पकड़ेगा, ये सफ़ेद धुआं में आग पकड़ेगा और तुरंत यहाँ से यहाँ मोमबत्ती चल जाएगी। इसको आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 6 में एक मोमबत्ती जलाइए, ठीक 2 मिनट तक उसको जलने दीजिए, इसके बाद उसे बुझा दीजिए। आपको एक सफ़ेद धुआं की लाइन सी दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तिल्ली धुएं की इस लाइन के पास ले जाइए। क्या हुआ, बत्ती को जलती हुई तिल्ली से छुए बिना ही हमने मोमबत्ती को जला ली। अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करें। हम अभी आपको ये बताए थे बात कि जब आप मोमबत्ती को तुरंत बुझाइएगा तो यहाँ से सफ़ेद धुआं जो निकलेगा वो हाइड्रोजन का धुआं होता है। वो आप लोग सबको जानते हैं कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। यहाँ पे जब हम माचिस की तिल्ली यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे आग लगेगा, और यहाँ से आग लगती क्या होगा, यहाँ से धुआं निकल रहा है तो यहाँ तक चले जाएगा और वहाँ पे आग पकड़ लेगा। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव में और फिर द्रव मोम वाष्प में बदल जाता है। अंत में मोम का यही वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करता है। अब क्रियाकलाप 7 में देखते हैं। क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है? कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग के निकट भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखेगा? लौ के दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आग गर्म क्यों होता है? हमने पाया कि जब भी कोई पदार्थ जल को जलाया जाता है तो उष्मा निकलती है। आइए यह समझने का कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी उष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब जलवाष्प कैसे बनता है समझिए। कार्बन डाइऑक्साइड तो सबको जानता है कि उसमें किसी भी पदार्थ में कार्बन का मात्रा होता है। अब जलवाष्प कैसे बनता है समझिए थोड़ा सा। कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में पानी का अंश जरूर रहता है। हमें भले ही वो लगता है कि वो पूरी तरह से सूखा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में पानी का अंश रहता है, जो कि गर्म होकर के जलवाष्प के रूप में ले लेता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिसकी प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसका उसमें मान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। अपने घर, खेत, खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते हुए देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग का संवेदनशील है? झारखंड के खनन क्षेत्र में आग लगना आम बात है। यदि आप इस तरह की कोई घटना देखी है तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए,
झारखंड का एक शहर है धनबाद, वहाँ का झरिया गोल खान में क्या है कि आग लगा हुआ है अंदर। कुछ क्षेत्रों में तो वहाँ पर जाना प्रतिबंधित है। अब आग कोयले के खदान में कैसे लगता है समझने को। कोयले के खदानों में कभी कभी क्या होता है ना, कोयला निकालने के लिए उसमें विस्फोट किया जाता है, और जब विस्फोट किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें आग पकड़ लेता है और उसको बुझाना संभव नहीं होता है। कई बार तो यह आग इतना भयानक हो जाता है कि वहाँ से लोगों को भागना पड़ता है, और कई बार जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है। झारखंड में आज भी कभी कभी आप लोग न्यूज़ देखिएगा ना, ये सुनिएगा ना किसी भी न्यूज़ में, तो देखिएगा कभी कभी कि घर धंस गया आग के नीचे, तो कभी कोई आदमी धंस गया। तो इस झारखंड में बहुत जगह ऐसा है, वहाँ पे धनबाद शहर में, कि बहुत जगह लोगों को आना जाना मना है, और बहुत जगह है कि रास्ते में या घरों में से धुआं निकलते रहता है, क्योंकि जमीन के अंदर आग लगा हुआ है। अब हम लोग को पढ़ना क्या, आग पर नियंत्रण। आग पर नियंत्रण कैसे करें। क्या आपके निकट स्थान या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या आपने कभी अपने आग बुझाते हुए देखा है? साधारणतः वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को क्या करता है, ठंडा कर देता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जलवाष्प बनती है और वह बाहरी वायु की आपूर्ति को बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीनों में से किसी एक का को कम करना पड़ता है। देखिए, आग बुझाना है तो पहले क्या कीजिए, या तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर दीजिए, या ज्वलनशील पदार्थ को हटा दीजिए, या फिर क्या कीजिए, ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप को बढ़ा दीजिए। तो पानी डालने के बाद क्या होता है, किसी भी चीज़ में उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, और जब ज्वलन ताप बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आग बुझेगा। दूसरी बात क्या होता है कि जब किसी भी वस्तु पर पानी डाला जाता है तो उसका पानी जो है सो आग की गर्मी से क्या होता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो एक तरह का गोल घेरा बनाता है खुद का, जो कि बाहर से ऑक्सीजन को आपूर्ति को बंद कर देता है, और क्या होता है, आग बुझ जाती है। जैसे कि ये कोई पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है, अब इसे हमें बुझाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे, और जब हम इस पर पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग पानी जब जाएगा तो आग तो गर्म है, तो पानी भी गर्म होगा, तो पानी गर्म होगा तो जलवाष्प उठेगा। अब ये जलवाष्प जो है ना, तो आग क्या होगा कि वस्तु के चारों ओर, जो ज्वलनशील पदार्थ है उसके चारों ओर घेर लेगा, और जब चारों ओर घेर लेगा तो क्या होगा, ऊपर से जो ऑक्सीजन की आपूर्ति उसको रोक देगा, और रोक देगा तो ऑटोमेटिक आग बुझ जाती है। अब देखिए, इसमें दिया हुआ आग को बुझाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, दाह पदार्थ को हटा देना चाहिए। दाह पदार्थ को हटा देना चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए, उसके ज्वलन पदार्थ ताप को बढ़ा देना चाहिए। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र जिसे अग्निशमन कहा जाता है के बारे में जान। ये दो तरह के होते हैं, एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कुछ दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए किस तरह का होता है सर, इसमें एक कांच का बोतल होता है, इसको इस तरह समझिए।
कांच का बोतल होता है और इसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसमें क्या होता है, छोटा वाला बोतल है उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। अब क्या होता है कि जब अग्नि को बुझाना होता है ना, तो ये बोतल इस तरह से पैक होता है और ऊपर से एक लीवर दिया होता है और लीवर यहाँ से एसिड के बोतल में जुटा होता है। जब ऊपर से लीवर को दबाते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाता है और टूट जाता है तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लेता है। हम लोग जानते हैं कि अम्ल कोई भी अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है पाइप के माध्यम से बाहर रिलीज किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी किसी भी ज्वलनशील पदार्थ पर थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा को वहाँ पे कम कर देगा और जब वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि आग बुझ जाए। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोर बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। इन्हें रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत आवश्यक जरूरी चीज़ों में आता है। कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ बिजली से आग लगे वहाँ पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी में क्या होता है ना कि करंट आ जाता है। जहाँ तेल से आग लगे वहाँ पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होता है और पानी नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से आग बुझता नहीं है बल्कि और आग ज़्यादा फैलता है। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखे देखे होंगे, जरा सोचिए ऐसा क्यों। क्या आपने कभी अपने नज़दीक अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया है? पटना में इसका नंबर 101 या फिर 0612 या 22222223 है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशमन सेवा के नंबर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। और गांव के लोग हैं वो तो खुद ब खुद बुझा लेते हैं, कभी डीजल से तो कभी मोटर से चालू करके, क्योंकि गांव में इतना सुविधा नहीं हो पाता है कि इतना जल्दी जितना में उसे बुलाया जाए उतना में तो पूरा जल के खत्म हो जाए। देखो अग्निकांड क्यों, अब आग क्यों लगता है, इसके बारे में हम देखते हैं। कोयले के खान में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं या कभी कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, कभी कभी पौधे में आपसी रगड़ से। हम त्योहारों में जो पटाखा जलाते हैं या भी अग्निकांड का प्रमुख कारण है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन वहाँ उदाहरण है। अब देखते हैं क्रियाकलाप पाठ। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मोमबत्ती की ज्वाला 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। बुक में तो नहीं दिया हुआ, इसे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, हो सकता है मिल जाए। इसको देखिए, देखिए सबसे गर्म भाग है बाहरी भाग, पूर्ण दहन का वलय क्षेत्र नीला, कम गर्म है मध्य भाग और सबसे कम गर्म है मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग। आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला होता है। अब बिना जली हुई मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग क्या होता है, काला होता है। देखिए
ये तो आप समझ गए होंगे। बुक में नहीं था इसलिए पिक्चर डाउनलोड करना पड़ा। अब आइए इसको क्रमवार समझते हैं। थोड़ा सा नया नया बनाने चालू किया इसीलिए थोड़ा सा हमें भी समस्या आ रहा है वीडियो बनाने में भी। अब आइए इसे क्रमवार तरीके से समझते हैं। बाहरी भाग नीली और अधिक, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता ज्यादा होती है। मध्य भाग क्या होता है? पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यही यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर कम मिलती है। यह तीसरा में आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार के गैस हवा में मुक्त होता है। इन गैसों का हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वहीं वनस्पति भी इससे बर्बाद हो रही है। ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलाने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहाँ तक संभव है हमें धुआं रहित ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए जीवाश्म ईंधन कैसे क्या होता है? वैसा ईंधन जो जीव जंतुओं के अवशेषों से बना होता है, जैसे पेट्रोलियम है एक तरह का जीवाश्म ईंधन है, कोयला है जीवाश्म ईंधन है। चूल्हा आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों का उपयोग में लाना चाहिए। इनकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया है, आगे के चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब देखिए इन चैप्टर में हमने सीखा क्या क्या। इसको देखते हैं। दहन क्या है? दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन की बीच की अभिक्रिया। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। दहन क्रिया पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसे उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ पूर्ण दहन होता है वो ज्वाला की बाहरी भाग होती है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हुए अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता हुआ उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अभ्यास के प्रश्न उत्तर को सोल्व करेंगे। आग लगने पर कई भागों से पानी डालकर बुझ जाता है। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा।
थोड़ा सा नया नया तो हमें भी दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, परेशानी हो रहा है। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आग लगने पर कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? देखिए उत्तर में क्या, आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति को बंद कर देती है, जिससे आग बुझ जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच का प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनाता है? मोमबत्ती मोम से बनी होती है। मोम एक ईंधन है जो हाइड्रोकार्बन है, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोकार्बन सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच का प्लेट ले जाने पर क्या काला वलय बनता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की लपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है। क्योंकि आग से लगे हुए व्यक्ति को कंबल में लपेट देने से अंदर वायु का प्रवेश रुक जाता है और वायु में ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग जलती है, जिसके कारण क्या आग बुझ जाती है। कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है। ऐसा कैसे हो? गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की चपेट में आ जाता है। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि आसमानी बिजली, जिससे हम लोग कहीं कहीं ठनका कहते हैं, कहीं कहीं तड़ित कहते हैं, पेड़ पर गिरते हैं से भी जंगल में आग पकड़ लेता है। तथा जब तेज हवा बहती है तो क्या होता है, बहुत सारे पेड़ आपस में टकराते हैं और आपस में दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा। और घर्षण पैदा होता है, क्या होता है, पेड़ों में आग पकड़ लेता है, धीरे धीरे पूरा जंगल आग फैल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया और इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ? देखिए, कपड़ा इसलिए नहीं जला क्योंकि पेट्रोल की ज्वलनता पानी और कपड़ा की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए पेट्रोल पहले आग पकड़ लिया। लेकिन पेट्रोल के जल जाने के बाद भी पानी में भींगा हुआ कपड़ा नहीं जला, क्योंकि पेट्रोल की अपेक्षा पानी में भींगा हुआ कपड़ा का ज्वलनता बहुत अधिक होता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। ऐसा क्यों? माचिस की डिब्बी पर रगड़ने से माचिस की तिल्ली को जलने के लिए जितना ज्वलनताप चाहिए होता है उसे वह प्राप्त हो जाता है, जिससे माचिस की तिल्ली जल जाता है। अब देखिए, ज्वाला के 3 क्षेत्रों को दिखाइए। ज्वाला के 3 क्षेत्र, ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। घर में आग से होने वाले सावधानियों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। घर में लगी आग से होने वाला सावधानियों से बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। किसी भी पदार्थ का दहन सावधानी से करना चाहिए। पहला बात, दूसरा, बिजली का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। घर, दफ्तर या स्कूल में अग्निशमन यंत्र रखना चाहिए। बिजली या तेल में लगे आग को पानी से कभी नहीं बुझाना चाहिए। आग लगे व्यक्ति को कंबल से लपेट देना
लपेट कर आग बुझाना चाहिए। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। देखिए अब रिक्त स्थान में क्या है, तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का, देखिए उत्तर में दिया हुआ है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप कहलाता है, भर दीजिएगा। सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो, देखिए हाइड्रोजन और यहाँ पे उत्तर में दिया कार्बन से मिलकर बनी होती है। ईंधन के जलने पर ऊर्जा भी प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अब देखिए निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। कागज के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है, तो नहीं। पढ़ाया भी हम आप लोग को, या कोशिश भी करके देख सकते हैं। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो हाँ, बिना वायु के दहन। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो नहीं पकड़ता। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो हाँ, यहाँ पे सही का निशान लगा हुआ। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो हाँ। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो नहीं। ऐसा कभी भी भूल के मत कीजिएगा। हाँ, और आप लोग को एक बात और कहना चाहेंगे हम कि कोई अगर 9th क्लास का या कोई 10th क्लास का वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को 9th और 10th वाले भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 9th और 10th का भी वीडियो आपका इस चैनल पे आएगा। और आने वाले समय में इंग्लिश और मैथ का भी आएगा वीडियो। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा वीडियो बनाने का।